नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी विद साक्षी पर। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इकाई 8 पढ़ने वाले हैं, यूनिट 8 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें पढ़ना है नाटक। हाँ दोस्तों, आज हम इसमें नाटक पढ़ेंगे और ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम उन सारे नाटकों को समझेंगे जो हमारे यूजीसी के सिलेबस में दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार जान लीजिए कि इस क्लास में आपको क्या क्या मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इस क्लास में आपको उन सारे नाटकों का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ मैं। इतनी सटीक जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपको पूरा नाटक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जहाँ से प्रश्न बनता है। जहाँ से प्रश्न बनता है सिर्फ वही चीज़ें आपको समझनी है और उनको ही पढ़ना है। और अगर आप 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं, इस क्लास को देख लेते हैं, तो मेरा यकीन मानिए कि आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे पात्र हम इसमें पढ़ेंगे, प्रकाशन वर्ष इसमें पढ़ेंगे, सारे नाटकों के लेखकों के नाम हम पढ़ेंगे और एक क्रम से हमें लगाने के लिए क्वेश्चन पूछता है, जिसमें हमें सारे नाटकों को उनकी प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाना होता है। तो हम क्रम से भी लगाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त नए हैं, जो चैनल पर पहली बार आए हैं, जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो बनाती हूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आए। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ये क्लास को देख सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। दोस्तों, नाटकों से शुरुआत करेंगे। हमें अपनी सिलेबस में 13 नाटक पढ़ने हैं। हमारी सिलेबस में 13 नाटक दिए हुए हैं, जिसमें से पहला नाटक है हमारा अंधेर नगरी। हमारा पहला नाटक है अंधेर। लेखक कौन है, किसका ये नाटक है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। 1881 में ये क्या हुआ है, प्रकाशित हुआ है। 1806 दृश्य हैं इसमें। हम इसके पात्रों के नाम समझ लेंगे और फिर हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समझ जाइए। इसमें जो पात्र हैं वो हैं महंत जी, जो संयम और विवेक के प्रतीक हैं। दूसरे हैं उन्हीं के शिष्य नारायण दास, ये महंत जी के शिष्य हैं। गोवर्धन दास भी महंत जी के शिष्य हैं। जो गोवर्धन दास है वो बहुत ही लोभी है, लालची है, और जहां मिली दो वहीं रुक जाते हैं। ये ऐसे ही समझ लीजिए फ्रेंड्स। और राजा है जो कि बहुत ही मूर्ख है, जिसको न्याय करने का कोई तरीका नहीं है, जिसके अंदर बिल्कुल भी न्याय नहीं है। और फिर है आपका कोतवाल। कुछ और भी पात्र हैं, पर उनको समझना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें परीक्षा की दृष्टि से इतने ही पात्र इम्पोर्टेंट हैं जिसको पूछा जाता है। तो हम समझ लेते हैं। इतना आप पहले ये समझ लीजिए कि ये भारतेंदु जी का एक दिन में लिखा हुआ नाटक है। हाँ जी हाँ फ्रेंड्स, ये नाटक भारतेंदु जी ने सिर्फ और सिर्फ एक दिन में इसको लिखा हुआ था। प्रमाणित करता है कि एक दिन में भी वो नाटक की रचना कर सकते हैं, नाटक लिख सकते हैं। अब समझते हैं नाटक को। तो दोस्तों, इसमें 6 दृश्य हैं। 6 के 6 दृश्यों में अलग अलग चीजों का वर्णन है। पहले दृश्य में कुछ और वर्णन है, दूसरे दृश्य में कुछ और वर्णन है। अब हम आ जाते हैं वहां कि जो गोवर्धन दास है वो लोभी है, लालची है। एक बार ये दोनों चेले और गुरु मिलकर कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में इन्हें भूख लगती है, तो उनके जो गुरुजी हैं वो कहते हैं कि गोवर्धन दास और नारायण दास, जाओ कुछ खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। तो इसमें से गोवर्धन दास और नारायण दास दोनों के दोनों नगर की साइड जाते हैं और वहां जाकर खाने के लिए कुछ देखते हैं। लेकिन जो गोवर्धन दास और नारायण दास देखकर अचंभा खा जाते हैं। कैसे? कि वहां वो देखते हैं कि हर एक चीज का भाव एक ही है। टके सेर भाजी टके सेर खाजा। मतलब चाहे कुछ भी लो तुम, चाहे तुम मिठाई खाओ, चाहे फल खाओ, चाहे कुछ भी लो, हर एक चीज का
दाम क्या होगा? 1 टका। ये देखकर नारायण दास क्या होता है, अचंभे में पड़ जाता है कि जहां पर एक ही चीज, हर एक चीज का दाम एक ही है, चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो, तो फिर यहाँ की व्यवस्था का क्या हाल होगा? यहाँ नजर से देखा जाएगा और एक ही भाव में तोला जाएगा। तो गोवर्धन दास वही ये सब देखकर उसको कोई अचंभा नहीं होता है, वो बड़ा खुश होता है। गोवर्धन दास कहता है ये तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ तो मैं मन मौज से रह पाऊंगा, मन का अच्छा अच्छा खाऊंगा, और बड़ा खुश होकर वहां रुक जाता है। लेकिन जो नारायण दास होता है वो भाग कर जाता है और अपने गुरुजी को ये सारी बात बताता है। गुरुजी उसे समझाते हैं कि जहाँ पर ऐसी व्यवस्था है वहाँ का राजा ही न्यायपूर्ण नहीं है, वहाँ के राजा ही कैसा होगा, मूर्ख होगा। तभी तो नाम पड़ा है कि अंधेर नगरी और चौपट राजा। राजा कैसा है? चौपट है। अंधेर नगरी से यहाँ अंधकार का मतलब नहीं है। अंधकार का मतलब है यहाँ जो भारतेंदु जी हैं वो ये बताना चाहते हैं कि ब्रिटिश शासन की जो व्यवस्था थी वो कुछ ऐसी ही थी, कुछ ऐसी ही थी, मतलब कि वहाँ कोई भी न्याय नहीं था, कोई भी न्याय का आधार नहीं था। तो उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतेंदु जी ने अपनी इस नाटक के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को करारा जवाब दिया था। हाँ दोस्तों, हम इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा होगा। अब जो नारायण दास है वो तो वापस चला जाता है, रह जाता है कौन? गोवर्धन दास। गोवर्धन दास को उसके गुरु बहुत समझाते हैं कि देखो गोवर्धन दास, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, कोई न्याय ना हो, हर एक चीज का भाव एक ही हो, वहां की न्याय व्यवस्था बहुत खराब है, तुम भी मेरे साथ चलो, हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है। लेकिन जो गोवर्धन दास है वो गुरुजी की बात नहीं मानता है और वहीं रुक जाता है, कहता है कि आप चले जाइए गुरुजी, और मैं तो अभी कुछ दिन यहीं रुकूंगा। वो वहीं रुक जाता है। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद ये होता है कि वहां रहकर जो गोवर्धन दास है वो बढ़िया बढ़िया खाता है, मौज करता है, क्योंकि हर एक चीज का दाम 1 टका है। बढ़िया से खाता है, रहता है, मौज करता है। अब अचानक उसके पास 2 सिपाही आते हैं और उसको पकड़ के ले जाते हैं। वो कहता है कि मुझे क्यों ले जा रहे हो, मैंने क्या अपराध किया है? तो उसकी सिपाही जवाब देते हैं कि भाई तुमने अपराध किया है कि तुम मोटे हो, तुम्हारे अंदर ज्यादा मोटापा आ गया है, इसलिए तुम्हें राजा ने तुमको फांसी देने का हुक्म सुनाया है। ये सुनकर गोवर्धन दास की हवाइयां उड़ जाती हैं। वो कहता है कि ये कैसा न्याय है, बिना किसी जुर्म के मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं, जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। केवल मोटा होना और खाना खाना क्या मेरा अपराध है? अब इसके बदले में मुझे फांसी दे दी जाएगी। तो ये वो सोचता है और फिर मन ही मन अपने आप को कोसता है। वो कहता है कि काश मैं गुरुजी की बात मान लेता और यहाँ से चला जाता तो कितना अच्छा रहता। आज गुरुजी की बात नहीं मानी तो मुझे अपने प्राण देने पड़ रहे हैं, अपनी जान देनी पड़ रही है। फिर दोस्तों एंड ये होता है कि उनके गुरुजी को वो अपने मन से बहुत दिल से याद करता है। तो गुरुजी उसके अंतिम वक्त पर गुरुजी आ जाते हैं, ऐसी बातें बताते हैं राजा को, उसके कहे हुए नियमों को उसी में बांध देते हैं। वो इस तरीके से समझाते हैं कि राजा खुद फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। राजा एंड क्या होता है कि राजा फांसी पर चढ़ जाता है। अब ये बताइए कि यहाँ की जो नियम है, ऐसे नियम है कि राजा ने जो कह दिया सो कह दिया। राजा ने जो कहा है वो क्या है? वो पत्थर की लकीर है, वो काटी नहीं जाएगी और उसको पूरा किया जाएगा। अंधेर नगरी की जो अराजकता है, भ्रष्टाचार पर व्यंग्य है। जो उस समय भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जो ब्रिटिश सरकार आम जनता पर जो जुल्म करती थी, उसी का करारा जवाब देते हुए भारतेंदु जी ने ये नाटक लिखा हुआ था। आई होप कि ये नाटक आपको समझ आया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले नाटक की ओर। अगला नाटक है हमारा भारत दुर्दशा।
इसके लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसका प्रकाशन वर्ष है 1880 में इसको प्रकाशित किया गया है। इसमें भी 6 दृश्य हैं, 6 अंक हैं, यानी कि 6 दृश्यों में इसको बांटा गया है। इसके प्रमुख पात्र को समझने से पहले आप ये जानिए कि इस नाटक को लास्य नाटक कहते हैं। लास्य नाटक क्या होता है? जिसमें हास्य और करुणा का बारीकी से संयोजन किया गया हो। जिसमें हास्य और करुणा का बारीकी से संयोजन किया गया हो वो होता है हास्य नाटक। हास्य नाटक ये है। और इसके प्रमुख पात्र हैं, सबसे पहले तो है भारत। हमारे भारत देश की बात हो रही है। ये कोई व्यक्ति नहीं है, पर व्यक्ति की तरह इसको दिखाया गया है। भारतेंदु जी ने इस नाटक में जितने भी प्रतीक हैं सारे के सारे हमारे भारत से ही संबंधित हैं, और ये चीजें हमारे व्यक्ति की तरह दर्शाई गई हैं। आप समझते हैं इनको कि भारत कौन है? भारत इस नाटक का नायक है, जो कि बहुत दुखी है, बीमार है, और ये क्या है? भारत का प्रतीक है। हम जो भारत है, जो नायक है, वो बीमार है, वो क्या है? रोगग्रस्त है। और दूसरा है भारत दुर्दैव। जो भारत दुर्दैव है ये क्या है? विनाशकारी शक्तियों का प्रतीक है। जो भारत दुर्दैव है वो विनाशकारी है, वो आलस जगाता है, रोग लाता है, बात नहीं मानता है। ये सारी की सारी चीजें क्या है? भारत दुर्दैव के अंदर है। दूसरा है भारत भाग्य। भारत भाग्य जो जागरण का संदेश देने वाला पात्र है, जो जगाता है कि आप गलत कर रहे हो, अब जाग जाओ, अब सही समय है। सही समय पर अगर नहीं जागोगे तो बाद में आपको परेशानियां आएंगी। इसलिए ये हमें क्या करता है? हमें जगा रहा है, एक आशा की किरण दे रहा है। फिर है योगी, जो अतीत की गौरव गाथा सुनाने वाला व्यक्ति है। ठीक है, हमने सारे पात्रों को समझ लिया है। अब ये समझिए कि इस नाटक में स्थिति है क्या। इस नाटक की स्थिति ये है दोस्तों कि जो नाटक है भारत दुर्दशा, वो ये कहना चाह रहा है नाटक कि भारत की दयनीय स्थिति बहुत खराब है। बाहरी लोग आक्रमण कर देते हैं, जैसे रोग, बीमारियां और भी कई तरीके के परेशानियां, आलस फैलाना। तो ये सारी की सारी चीजों से हमारा भारत कैसा हो गया है? रोगग्रस्त हो गया है, उदास हो गया है, वो रो रहा है। तो जो विनाशकारी शक्तियां उसको घेरे हुए हैं, तब जाके भारत भाग आता है और उनको क्या कहता है कि जागो, आप जागो, अभी सही समय है। समय रहते हुए अगर आप नहीं जागे तो आपको बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी। योगी क्या कहता है? तो योगी कहता है कि अतीत की गौरव गाथा सुनाता है। वो कहता है कि हमारे भारत के जो अतीत था वो इतना अच्छा था, हर एक चीज हमारे भारत में हुआ करती थी, लेकिन आज हमारे भारत की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। भारत रोगग्रस्त हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब रो रहे हैं, हर कहीं व्यवस्थाएं फैली हुई हैं, स्थिति बहुत खराब है। जो राष्ट्रीय चेतना जगाने का ये पूरा का पूरा मतलब था किसका? भारतेंदु जी का। ये हमारे इस नाटक के जरिए लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना जागे, वो इस तरीके से अपने ही अंदर आलस ना फैलाए, बीमारियों से ग्रस्त ना हो। अगला नाटक है हमारा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, इसके लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1931। इसमें कितने अंक हैं दोस्तों? तो इसमें 4 अंक हैं। चारों के 4 अंक में अलग अलग बातों का वर्णन है। हर एक चीज को हम यहाँ समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके पात्रों को समझते हैं। तो चंद्रगुप्त कौन है? मगध का भावी सम्राट है। मतलब भावी सम्राट का मतलब है होने वाला सम्राट है ये। चाणक्य कौन है? कूटनीति के प्रतीक हैं। नंद कौन है? विलासी राजा है। नंद कौन है? राजा है। और चंद्रगुप्त कौन है? भावी सम्राट है। कार्नेलिया कौन है? चंद्रगुप्त की प्रशंसक है। कल्याणी कौन है? नंद जी की पुत्री है। सेल्यूकस विदेशी आक्रमणकारी है, जो कि क्या कर देता है? आक्रमण करता है। अब ये समझिए कि ये नाटक क्या है। ये नाटक है उस इतिहास में से संबंधित। प्रसाद जी ने इस नाटक में इतिहास और कल्पना का जो मेल किया है वो बहुत ही सुंदर मेल है। इसमें इतिहास और कल्पना को उनने एक साथ मिलाया है।
इसे एक गीत भी है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस रहा है और आज भी वो गीत हमारी राष्ट्रवाद का प्रतीक है। वो गीत क्या है? अरुण ये मधुमेह देश हमारा। ये गीत बहुत ज़्यादा फेमस रहा है और इस गीत में राष्ट्रवाद की चेतना रही है। इसमें चंद्रगुप्त ने अपना मगध का साम्राज्य कैसे स्थापित किया, कैसे बनाया, वो सारे के सारा इस नाटक में वर्णन है। इस नाटक में बताया गया है कि चंद्रगुप्त ने अपने सत्ता कैसे जमाई, कैसे उसने मगध में राज किया, कैसे उसने अपने एक अच्छा सम्राट कहलाया। अगला नाटक है हमारा स्कंदगुप्त। इसके लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। प्रकाशन वर्ष है 1928। इसमें 5 अंक हैं। ये समझ लीजिए कि यह जो नाटक है ये गुप्त काल की स्वर्ण युग की अंत की कहानी है। ऐसे समझ लीजिए, अंत की कहानी है कि किस तरीके से धीरे धीरे स्वर्ण युग का अंत होता चला गया, मगध की सत्ता समाप्त होती चली गई। इसमें जो स्कंदगुप्त हैं वो एक राजा ही नहीं बल्कि एक कवि भी हैं, एक विषादग्रस्त कवि हैं जो सत्ता के बीच में रहकर भी अकेला है। अब हम जानते हैं कि इसके पात्रों को। सबसे पहले है स्कंदगुप्त। ये कौन है? तो ये वीर नायक है। कुमारगुप्त कौन है? विलासी सम्राट है। देवकी स्कंदगुप्त की माता है। अनंत देवी षड्यंत्रकारी रानी है। पुरगुप्त अनंत देवी का पुत्र है। देवसेना त्याग की मूर्ति है। विजया महत्वाकांक्षी नारी है। ऐसे समझिए कि गुप्त साम्राज्य के पतन और आंतरिक कलह का चित्रण इसमें दिखाया गया है कि गुप्त साम्राज्य का कैसे धीरे धीरे पतन होता चला गया। तो उसी नाटक में को इस नाटक के माध्यम से ये दिखाया गया है कि हमारा ध्रुव स्वामिनी बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। इसको समझना बहुत जरूरी है। इससे सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानो आप कि ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी का अंतिम नाटक है। दोस्त, अंतिम नाटक है। कब प्रकाशित हुआ है? तो 1933 में ये प्रकाशित हुआ। 3 अंक हैं इसमें, 3 भागों में ये विभाजित है। ये जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है ये एक उस समय के स्त्री पुनर्विवाह को इसमें पूरी तरीके से साहस दिखाया गया है। आप ऐसे समझिए कि आप पहले इसके पात्र समझिए। पात्र आप जब इसके समझेंगे तब आप इसकी स्टोरी समझेंगे। इसके पात्र हैं, सबसे पहले तो है ध्रुव स्वामिनी जो कि क्या है? स्वाभिमानी नायिका है। रामगुप्त जो कायर राजा है। चंद्रगुप्त वीरता का प्रतीक है। और कोमा सकराज की प्रेमिका है। सकराज कौन है? तो शत्रु शासक है। आप ऐसे समझिए कि जो राम कुमार है वो एक राजा है और उनकी पत्नी का नाम है ध्रुव स्वामिनी। जो राम कुमार राजा है वो बहुत ही कायर है, डरपोक है। उसे डर लगता है कि कहीं कोई दूसरा राजा उसके ऊपर हमला ना कर दे। ऐसे ही वो एक बार किसी दूसरे राजा से हार जाता है और हारने में वो अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को उसको उपहार के रूप में सौंप देता है कि मुझे छोड़ दीजिए, चाहे भले मेरी पत्नी ले लो। ऐसे वो कहता है। जो ध्रुव स्वामिनी है वो इस बात क्या क्या करती है? विरोध करती है। वो ये कहती है कि मैं कोई उपहार की वस्तु नहीं हूँ कि आप किसी को भी सौंप दो। मैं कोई उपहार की वस्तु नहीं हूँ कि आप किसी को भी सौंप दो। मैं इस चीज का विरोध करूंगी। मेरे खुद के भी कुछ अधिकार है ना, मेरे खुद के भी कुछ अधिकार हैं। हमें उन अधिकारों को समझना चाहिए। तो प्रसाद जी हमें यही बता रहे हैं कि नारी नारी अपने अधिकार को कैसे पहचानती है, कैसे उसका विरोध करती है, वो इस नाटक से हमें पता चलता है। और अपना आत्मसम्मान के लिए कैसे वो संघर्ष करती है कि अपने आत्मसम्मान के लिए ध्रुव स्वामिनी लड़ गई है। वो पीछे नहीं हटी है, वो आगे खड़ी है कि मैं कोई उपहार की वस्तु नहीं हूं जो तुम मुझे किसी को भी सौंप दोगे। लेकिन जो राम कुमार वो एक कायर है, डरपोक है, जो अपनी ही पत्नी को अपने शत्रु के हाथों दे रहा है या अपनी जान बचा रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए। तब चंद्रगुप्त क्या करते हैं? चंद्रगुप्त आते हैं और ध्रुव स्वामिनी की रक्षा करते हैं, उसको उनको बचाते हैं। जो चंद्रगुप्त हैं वो रामगुप्त के भाई हैं
और वो क्या करते हैं, अपने अपने भाई से तो कुछ होता नहीं है, इसलिए अपनी भाभी को बचाते हैं। ध्रुव स्वामिनी किसकी अर्धांगिनी है, राम कुमार जी की। लेकिन जो ध्रुव स्वामिनी है वो चंद्रगुप्त को से प्रेम करती हैं। अंत में क्या होता है कि जो ध्रुव स्वामिनी है वो अपने पति राम कुमार गुप्त को छोड़ देती हैं। उनसे कहती हैं कि तुम कायर हो, तुम किसी लायक नहीं हो, और ये मेरा अधिकार है कि मैं अधिकार से पुनर्विवाह कर सकूं। वो अपने अधिकार के लिए संघर्ष करती हैं और अंत में चंद्रगुप्त से विवाह कर लेती हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला नाटक है हमारा अंधा युग। दोस्तों, ये जो नाटक है आज के समय में जो विश्व युद्ध का जो समय चल रहा है उस समय के लिए ये एक चेतावनी है। इसके लेखक कौन है, तो धर्मवीर भारती हैं। प्रकाशन वर्ष है इसका 1954। 1954 में ये प्रकाशित हुआ। इसमें 5 अंक हैं। अब हम इसके पात्रों के बारे में समझते हैं। पहले तो आप ये जानिए कि जो अंधा युग है ये महाभारत के उन 18 दिनों की कहानी है जहाँ पर पूरा का पूरा युद्ध लड़ा गया। लेकिन यहाँ महाभारत का वर्णन नहीं है, यहाँ उस समय का वर्णन है जब सब कुछ खत्म हो रहा है, युद्ध चल रहा है और सभी के सभी योद्धा अपनी अपनी जगह पर अपना अपना युद्ध लड़ रहे हैं। तो अंधा युग यहीं से प्रारंभ होता है। भारती जी ये बता रहे हैं हमें कि अंधा युग वो युग है जहां पर अंधे हारते नहीं हैं, जीत रहे हैं, और जो जीतने वाले हैं वो जीतने के बाद भी हार रहे हैं। वो हार रहे हैं कैसे, कि जब 18 दिन का ये युद्ध चला और युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडव लोग अपनी जीत मनाते हैं तो वो असल में जीत नहीं है, वो असल में हार है। पांडवों की यहाँ जीत होने के साथ साथ उनकी यहाँ सबसे बड़ी हार हुई है, ये दिखाता है। जो गांधारी है, गांधारी अपने आक्रोश में बैठी हुई है और गांधारी अपने सारे पुत्रों को मरा हुआ देखकर जो उनके अंदर क्रोध की ज्वाला फूट रही है, उस ज्वाला को देखते हुए उनने श्री कृष्ण को क्या कर दे दिया, श्राप दे दिया कि तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, तुम्हारा कुल खत्म हो जाएगा। इस तरीके से उनने श्राप दिया और श्राप की वहीं से अंधा युग का प्रारंभ हुआ। श्राप देने के बाद वो हारते हुए भी जीत गए। जो ये कहानी हमें बता रही है कि यहाँ पर जीत के साथ सबसे बड़ी हार हुई है। अब हम इसके पात्रों को समझेंगे। अश्वत्थामा जो कुंठा और बदले के प्रतीक में क्या कर रहा है, चल रहा है। धृतराष्ट्र कौन है, सत्ता के मद में अंधे राजा जो आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। कैसी पट्टी, अंधकार की पट्टी। कैसी पट्टी है ये, अंधकार की पट्टी है जिसको सिर्फ अपना न्याय दिखता है और कुछ नहीं दिखता। वो सत्ता पर बैठे जरूर हैं पर उन्हें न्याय करना नहीं आता। दूसरी उनकी पत्नी है गांधारी जो मातृत्व की वेदना का आक्रोश करती हैं, जो ज्वाला से फूट पड़ी हैं और श्री कृष्ण को श्राप दे दिया है। फिर है संजय जो सत्य दृष्टता है। कैसे कि ये इनको ऋषि मुनि ने एक दिव्य दृष्टि दी थी कि अपने महल में ही बैठकर ये अपनी आंखों से गांधारी और उनके पति धृतराष्ट्र दोनों को उन पूरा युद्ध का वर्णन महल में ही देख पाएंगे। विदुर जो विवेक का प्रतीक है वो समझाते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन उनका सुनता कोई नहीं है। श्री कृष्ण जो तटस्थ सत्य कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें क्या करना है, अधर्म पर धर्म की विजय करनी है। अगर जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म फैलेगा तब तब धर्म की जीत होगी, तब तब धर्म आएगा और धर्म की हमेशा ही जीत होती है, ऐसा कहते हैं। और इसी तरीके से इस अंधे युग का प्रारंभ होता है और अंत कब होता है, तो श्राप लगने के 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण जी के
कुल का नाश हो जाता है। कैसे हो जाता है कि उनका जो आपसी गृह युद्ध छिड़ता है, उनके यादवों में आपस में ही गृह युद्ध होने लगते हैं, लोग अधिक शराब पीने लगते हैं, नशे की हालत में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से आपस में ही वो लड़ने लगते हैं, गृह युद्ध छिड़ जाता है और इस तरीके से उनके पूरे कुल का नाश हो जाता है और अंत में श्री कृष्ण का भी मृत्यु हो जाती है और वहीं से अंधा युग खत्म होता है और एक नए युग का जन्म होता है। अगला नाटक है दोस्तों हमारा सिंदूर की होली। इसके लेखक कौन है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने इसको लिखा है। ये इसका प्रकाशन वर्ष है 1934। इसमें 3 अंक दिए हुए हैं, 3 भागों में ये विभाजित है। इसके ये जो कहानी है, ये कहानी ये है कि ये उन सामाजिक कानूनों पर चोट करती है, ये उन सामाजिक कानूनों पर चोट करती है जो सिंदूर को महत्व देते हैं और नारी के व्यक्तित्व को अपने पैरों तले रौंद देते हैं, उन्हें उसे कुचल देते हैं। उसी पर तीखा प्रहार करते हुए मिश्र जी ने अपने नाटक के माध्यम से सिंदूर की होली नाम दिया है और उन महिलाओं की अंदर की चेतना को बाहर जगाया है, जो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि हमारा भी कोई अस्तित्व है। चलिए हम इसके पात्र समझ लेते हैं। प्रमुख पात्र हैं मनोरमा, ये तार्किक युवती है। रजनीकांत मानसिक द्वंद्व का पात्र है। मुरारी लाल मनोरमा के पिता हैं। चंद्रकला रजनीकांत की पत्नी है। भगवंत सिंह सहायक पात्र हैं। आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति है रजनीकांत, उसकी पत्नी है चंद्रकला, लेकिन वो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, वो प्रेम करता है किससे? मनोरमा से। मनोरमा और रजनीकांत एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन चंद्रकला को भी अपना अस्तित्व नहीं समझ में आता कि उसका पति उसके साथ क्या कर रहा है। मनोरमा रजनीकांत से सीधा बोलती है कि वो एक पढ़ी लिखी लड़की है और वो इस चीज का विरोध करती है कि तुम दोनों तरफ से फंसे हुए हो, एक तरफ पत्नी तो दूसरी तरफ प्रेमिका। प्रेमिका को भी अपना अधिकार चाहिए और पत्नी को भी अपना अधिकार चाहिए। तो ना तो वो प्रेमिका के साथ अपना अधिकार निभा पा रहा है और ना ही वो अपनी प्रेमिका के साथ निभा रहा है। तो अंदर ही अंदर वो घुट रहा है, उसका मानसिक द्वंद्व चल रहा है कि आखिर वो करे तो करे क्या। उसकी पत्नी भी अपना अधिकार चाहती है और जो मनोरमा है वो ये कहती है कि वो दूसरी स्त्री कभी नहीं बनेगी, भले ही उसे कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो दूसरी स्त्री नहीं बनेगी। या तो तुम मेरे साथ रहो या अपनी पत्नी के साथ रहो, वो साफ कह देती है। तो इसी चीजों से जूझते जूझते अंत में रजनीकांत की मृत्यु हो जाती है और चंद्रकला कैसी हो जाती है? विधवा हो जाती है। तभी इसका नाम दिया गया है सिंदूर की होली, कि सिंदूर को अधिक महत्व दिया गया है, मतलब पत्नी को अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि उसके माथे पर उसके पति के नाम का सिंदूर है। यहाँ मनोरमा कहती है कि सिंदूर को महत्व ज्यादा दिया जा रहा है और नारी के अस्तित्व का, उसके व्यक्तित्व का क्या विधवा विवाह दोबारा नहीं हो सकता? विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं हो सकता? तो सामाजिक नैतिकता और विधवा विवाह पर एक प्रश्न छोड़ा जाता है। तो ये जो लेखक हैं वो यही कह रहे हैं कि विधवा विवाह और समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ता है कि हर व्यक्ति, हर नारी अपना अधिकार चाहती है, अपना अधिकार चाहती है और वो चाहती है कि उसे इज्जत से सिंदूर दे। उसकी जो विवाहित स्त्रियां हैं, जब वो विधवा हो जाती हैं तो उनका भी दोबारा से विवाह कराया जाए, इसीलिए इसे सिंदूर की होली नाम दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला नाटक है हमारा आषाढ़ का एक दिन। इसके लेखक हैं मोहन राकेश और प्रकाशन वर्ष है 1958। दोस्तों इनके प्रकाशन वर्ष आपको याद करने होंगे, आपको 2 से 3 बार इनको
देख लेना है, ताकि ये आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि सन पूछता है, सन आता है, पूछता है सन। और इसके पात्रों के नाम भी पूछते हैं, और ये कहानी किस चीज पर है ये भी पूछा जाता है। तो हमें इसमें कितने अंक हैं ये भी याद रखने हैं। इसमें 3 अंक हैं, इसमें पात्र हैं। तो पहले तो ये जानिए कि ये जो महान कवि कालिदास हैं, उन्हीं के जीवन के एक काल्पनिक अंश इसमें दिखाया गया है। एक काल्पनिक अंश के ऊपर एक नाटक बना है, जिसमें महान कवि कालिदास अपने अपनी प्रेम और परिवार के बीच समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किसको महत्व ज्यादा दें। इनके पात्रों को हम समझते, इनके जो पात्र हैं कालिदास, ये क्या है, महान कवि हैं और इस नाटक के प्रमुख पात्र भी हैं और नायक भी हैं। दूसरी है मल्लिका, जो क्या है, इनकी प्रेमिका है। मल्लिका कौन है, कालिदास की प्रेमिका है। विलोम कौन है, तो कालिदास के प्रतिद्वंदी है। विलोम कभी भी मल्लिका तुमसे शादी नहीं करेगा। वो जैसे ही उसको उसका जो वो चाहता है, वो जब महान कवि बन जाएगा तब वो तुम्हें छोड़ देगा। और हुआ भी वही है। वो इस नाटक में यही दिखाया गया है कि मल्लिका जो है वो कालिदास से निस्वार्थ प्रेम करती है, कालिदास भी उससे प्रेम करता है। मल्लिका की जो माँ है अंबिका, ये अंबिका कौन है, मल्लिका की माँ। और प्रियंग मंजरी कौन है, कालिदास की पत्नी। अब ये जो मल्लिका की माँ है अंबिका, वो मल्लिका को बहुत समझाती है। उसे कालिदास एक नजर नहीं भाता है। वो कहती है कि कालिदास तुम्हें छोड़ देगा, इस बात को तुम समय रहते समझ लो, लेकिन वो नहीं समझती, क्योंकि वो चाहती है कि कालिदास एक महान कवि बने, उनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हों। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है पर वो नहीं समझती। एक बार कालिदास को राजमहल बुलाया जाता है, उनकी एक रचना प्रसिद्ध हो जाती है। कालिदास वहां जाते हैं, वादा करके जाते हैं मल्लिका से कि वो वापस लौट कर आएंगे, लेकिन कालिदास वापस नहीं आते हैं। वो वहीं की राजकुमारी प्रियंग मंजरी से शादी कर लेते हैं। मल्लिका उनकी राह देख रही है, दुख में रो रही है, अंदर ही अंदर घुट रही है, लेकिन कालिदास वापस नहीं आए। विलोम उसे फिर भी समझा रहा है कि तुम अब भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन वो फिर भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ती। वही सब कुछ है जो पहले था। अंबिका उसे अभी भी समझा रही है, लेकिन वो नहीं समझ रही। वो उसके प्रेम में इतनी दीवानी है कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ कालिदास की प्रसिद्धि दिखाई देती है कि वो कैसे प्रसिद्ध हो गया। जब अंत में कालिदास वापस आता है अपनी मल्लिका के पास, तब समय सब कुछ बदल चुका है। पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा है, क्योंकि कालिदास की शादी हो गई है। कालिदास अब विवाहित है, उसकी पत्नी है जिसका नाम प्रियंग मंजरी है। अब ये जो नाटक है, मोहन राकेश ये कहना चाहते हैं कि जब सत्ता और सृजन के बीच कलाकार फंस जाता है तो वो किस तरीके का संघर्ष करता है। क्या अपने जीवन के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, क्या हमें अपने घर परिवार और भावनाओं को छोड़ देना चाहिए? तो ये एक प्रश्न बनता है कि अगर हमें प्रसिद्ध होना है या हमें कुछ बनना है, तो क्या हमें अपने परिवार को छोड़ना होगा? क्या हमें आगे का सोचने के लिए हमें पीछे का सब कुछ त्यागना होगा? ये सब कुछ इसी नाटक में दिखाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये नाटक आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगला नाटक है हमारा लहरों के राजहंस। इसके लेखक है मोहन राकेश। इसका प्रकाशन वर्ष है 1963 और इसमें 3 अंक हैं, यानी कि 3 भागों में ये बटा हुआ है। ये नाटक क्या है, तो गौतम बुद्ध के वैराग और सुंदरी के सौंदर्य का एक संघर्ष है। ये संघर्ष को दिखाता है, सुंदरी के सौंदर्य के संघर्ष को दिखाता है। ये नाटक में, पूरे नाटक में बुद्ध जी रंगमंच पर नहीं आते हैं, फिर भी उनकी महत्वपूर्णता बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसके पात्र समझ लेते हैं। इनके प्रमुख पात्र है नंद। नंद कौन है, तो ये गौतम बुद्ध के सौतेले भाई हैं। ये क्या है, आसक्ति और वैराग के बीच फंसा हुआ नायक है। ये नाटक के नायक हैं जो बीच में फंसे हुए हैं।
दूसरी है सुंदरी, जो नंद जी की पत्नी है, जो बहुत रूपवती है, बहुत सुंदर है और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गुरूर है। गौतम बुद्ध हैं, ये वैराग के प्रतीक हैं। अलंकृता हैं, जो दासी पात्र है। और श्याम मांक है, ये नंद का मित्र है। अब ये समझिए कि जो नंद है वो अपने भाई गौतम बुद्ध से प्रेरित हैं। वो उनके आदेशों का पालन करते हैं और समझना चाहते हैं, उनके उपदेशों को सुनना चाहते हैं। लेकिन जो उनकी पत्नी है सुंदरी, वो इतनी रूपवती है, वो अपने सौंदर्य के जाल में अपने पति को रोक लेती है। उसको लगता है कि सुंदरता एक ऐसी सीढ़ी है जिससे हम हर कहीं चढ़ सकते हैं। उसको लगता है कि सुंदरता से बड़े से बड़ा काम हम कर सकते हैं, सुंदरता से बड़े से बड़ा काम रोका जा सकता है। इसीलिए वो अपने पति को रोके है रखे हुए है, जाने नहीं दे रही है। तो जो नंद जी है वो बीच में फंसा हुआ है, वो जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पाता है। तो ये हमें नाटक में हमें ये दिखाते हैं कि एक पति कैसे स्त्री के सौंदर्य के जाल में फंसकर एक द्वंद्व में फंस जाता है, जिसमें वैराग का द्वंद्व है कि वो चाहता कुछ और है पर करता कुछ और है, करना कुछ और ही चाह रहा है पर हो कुछ और ही जा रहा है। तो बस यही दिखाया गया है इस नाटक में। दोस्तों, इस नाटक के पात्रों को आप अच्छे से याद कर लेंगे, ये पात्र हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। परीक्षा में इसको पूछा जाता है, पात्रों के नाम आते हैं और पात्रों से प्रश्न भी बनता है। फ्रेंड्स, अगला नाटक है हमारा बकरी। बकरी, जिसके लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये नाम सारे के सारे आपको याद करने होंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये नाटक है बकरी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1974। इसमें 2 अंक दिए हुए हैं, 2 भाग हैं इसके। अब हम इसके पात्र को समझेंगे। पात्र को समझने से पहले आप ये समझिए कि ये जो बकरी है ये केवल जानवर नहीं है। ये बकरी जानवर नहीं है, बल्कि अंधविश्वास का वो प्रतीक है जो लोगों ने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी के रूप में बांध रखा है। ये ऐसा प्रतीक है कि अंधविश्वास के नाम पर लोग जानवरों को भी भगवान बना लेते हैं। ये नाटक में यही दिखाया गया है। तो चलिए अब चलते हैं हम इनके पात्रों की ओर। इसके पात्र हैं दुर्जन, नटवर, विशेषर। ये 3 के 3 ठग हैं। कौन है? ठग है, 3 ठग हैं ये क्या करते हैं? लोगों को ठगते हैं। बकरी क्या है? बकरी, वैसे तो बकरी एक जानवर है, लेकिन इस नाटक में बकरी कौन है? बकरी है आम जनता। ठीक है, आम जनता, जिसका आस्था का प्रतीक है। आम जनता का आस्था का प्रतीक क्या है? बकरी है। सत्यवीर, ये व्यवस्था के आईना दिखाने वाले एक व्यक्ति हैं। सिपाही समाज का प्रतिनिधि है। अब ये जानिए कि जो 3 ठग हैं इनको मिलती है एक बकरी। ये इनके दिमाग में तुरंत ही एक ख्याल आता है कि क्यों ना बकरी से हम लोगों को ठगें। तो 3 ठग मिलकर जनता को क्या करते हैं? मूर्ख बनाते हैं। तीनों ठग ने ये कह के रखा है, ये प्रचार कर दिया है कि ये जो बकरी है वो गांधी जी की बकरी है। गांधी जी की ये बकरी है और लोगों के सामने इसको लेके जाते हैं। लोग अंधविश्वास में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो उस बकरी को भी भगवान समझ लेते हैं, उसकी सेवा याचना करने लगते हैं। जब सत्यवीर इस व्यवस्था का आईना दिखाता है, तब वो सिपाहियों के पास जाते हैं, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पर सिपाही भी उन तीनों ठगों से मिल जाते हैं, क्योंकि उसको भी उस चीज का फायदा होता है। तो इसका अंतिम सार यही बैठता है कि राजनीतिक और धार्मिक पाखंड कैसे फैला हुआ है हमारे भारत में। लोग अंधविश्वास में इतने अंधे हैं कि उन्हें अच्छा बुरा कुछ नजर नहीं आता। अंधविश्वास पर वो कुछ भी कर देते हैं। वो अंधविश्वास में उनने ये भी नहीं देखा कि बकरी एक जानवर है, उसकी सेवा करने लगे, उसके भगवान की तरह पूजने लगे। पाखंड का पर्दाफाश करना भी बहुत जरूरी होता है। तो यही हमें इस नाटक से पता चलता है कि कैसे लोगों का अंधविश्वास को तोड़ा जाए और कैसे उनका पर्दाफाश किया जाए। आई होप कि आपको ये नाटक समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नाटक है हमारा एक और द्रोणाचार्य।
ये समझ लीजिए कि एक और द्रोणाचार्य एक ऐसा नाटक है जो उस समय महाभारत के द्रोणाचार्य से लेकर आज के युग के कॉलेजों के जो शिक्षक हैं उनकी कहानी को दर्शाता है। महाभारत और आधुनिक कॉलेजों की कहानी को एक साथ इसमें रखा गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो आज के शिक्षक हैं वो अगर किसी वजह से अगर अपने छात्रों के तरफ नहीं बोल पाते तो क्या वो गलत है? तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आपकी तरफ नहीं है या वो आपका भला नहीं सोच रहे हैं। चलिए समझते हैं इसको। एक और द्रोणाचार्य, इसके लेखक हैं शंकर शेष। इसका प्रकाशन वर्ष है 1977। इसमें 2 अंक दिए गए हैं। अब हम इसके प्रमुख पात्रों को समझते हैं। इसके जो पात्र हैं वो है प्रोफेसर अरविंद। ये आधुनिक द्रोणाचार्य हैं। जैसे महाभारत में द्रोणाचार्य थे, है ना, जिसने क्या किया था, जिसने इसके जो पात्र हैं वो हैं प्रोफेसर अरविंद, जो आधुनिक युग के कौन हैं, द्रोणाचार्य हैं। पौराणिक द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के गुरु थे और ये जो अरविंद जी हैं, प्रोफेसर अरविंद, ये कॉलेज के गुरु हैं। एक प्रिंसिपल है जो भ्रष्ट सत्ता का प्रतीक है। एक अश्वत्थामा है जो अरविंद का छात्र है और लीला जो अरविंद जी की पत्नी है। ऐसे समझ लीजिए कि शिक्षक की व्यवस्था और व्यवस्था इसमें समझाई गई है कि एक शिक्षक को कैसे मजबूर कर दिया जाता है। शिक्षक विवश हो जाता है जब उस पर कोई बार होता है तो वो अपने छात्र की तरफ नहीं बोल पाता। ये जो छात्र है वो छात्र अपने ही शिक्षक को सबके समाज के सामने क्या कर देता है, शर्मिंदा कर देता है। इसी ऐसे ही छात्र इसमें दिखाया गया है। जो अश्वत्थामा है, जो अरविंद जो है वो अश्वत्थामा को ही समझ लीजिए आप। तो हमारे जो लेखक हैं वो यही कह रहे हैं कि शिक्षक की व्यवस्था और व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया गया है। उन्होंने अपने इस नाटक के माध्यम से बताया गया है कि आज के युग में भी शिक्षकों को अपनी मजबूरी के सामने विवश कर दिया जाता है। अगला है हमारा नाटक अंजो दीदी। इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 और इसमें 3 अंक दिए हुए हैं। दोस्तों, जो अंजो दीदी हैं नाटक है ये, इसमें इतना कठिन अनुशासन बताया गया है इस नाटक में, जो अंजो दीदी के अनुशासन के आगे ही सब कुछ फीका पड़ जाता है। अंजो दीदी के अनुशासन से उनके घर की खुशियां खत्म होती चली जा रही है। अंजो दीदी का अनुशासन जो है वो अपने घर की ही खुशियों को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। चलिए अब हम इसके पात्रों को समझ लेते हैं। इसके पात्र समझ लेते हैं हम। अंजू दीदी हैं, ये अनुशासन प्रिय हैं। इनको अनुशासन बहुत ज़्यादा पसंद है। अनुशासन ही अपने घर में ये रखती हैं। दूसरी है इंद्र नारायण, ये दबे हुए पति हैं जो अपनी पत्नी के सामने हमेशा दबे रहते हैं। फिर है श्रीपत, व्यवस्था को चुनौती देने वाला है। और मुन्नी अंजू दीदी की बेटी है। ऐसे समझ लीजिए कि अंजू दीदी अनुशासन पसंद है। घर में वो इतना अनुशासन करती हैं, इतना अनुशासन करती हैं कि उनके अनुशासन की वजह से घर की खुशियां समाप्त होती चली जा रही हैं। धीरे धीरे उनके पति भी कुछ नहीं कह पाते हैं। और उनकी इस नाटक में ये दिखाया गया है कि अत्यधिक अनुशासन करने से मानसिक तनाव पैदा होता है। अत्यधिक तनाव करने से मानसिक स्थिति हो जाती है, इंसान तनावग्रस्त हो जाता है और अच्छा बुरा कुछ नहीं समझ पाता। जीवन कैसा हो जाता है, पूरा का पूरा बेकार हो जाता है। ऐसे ही समझ लीजिए आप कि अंजू दीदी में नाटक में जो लेखक है वो हमसे यही कहना चाह रहे हैं कि अति अनुशासन से मानसिक स्थिति पैदा होती है कि हमें इतना भी ज़्यादा अनुशासन नहीं करना चाहिए, खासकर अपने घर में, कि अनुशासन की वजह से ही सब कुछ खत्म हो जाए। अगला नाटक है हमारा महाभोज। ये हमारा 13वां नाटक है, यानी कि लास्ट, सबसे आखिरी नाटक हमें यही पढ़ना है। इसके लेखक है मन्नू भंडारी।
इसका प्रकाशन वर्ष 1982, इसमें 2 अंक दिए हुए हैं। मन्नू भंडारी जी ने अपने ही उपन्यास महाभोज से इसको रूपांतरित किया है और नाटक बनाया है। इसके पात्रों को समझते हैं हम। विशेषर दलित युवक है एक, दासा साहब सत्ता के सूत्रधार हैं, सुकाल न्याय के लिए लड़ने वाला है, जोरावर दबंग आरोपी है और सिंघानिया पत्रकार है। ये समझिए कि इसमें एक बेबस गरीब विशेषर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसी मृत्यु को ये जो उस मृत्यु को ऐसे समझिए कि जब किसी गरीब की मृत्यु हो जाती है, किसी गरीब की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव में उसका भी फायदा उठा लिया जाता है, उसको भी एक बड़ा मुद्दा बन जाती है। गरीब की मृत्यु की कोई कीमत नहीं है। यहाँ पर सत्ता का बोलबाला है, राजनीति का बोलबाला है। यहाँ राजनीति संवेदनहीन और दलित उत्पीड़न है। यहाँ पर एक गरीब व्यक्ति अगर मर भी गया है तो उसकी मौत की कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है। वो मर गया है और उसी की मौत का क्या कर रहे हैं, ये राजनीति में बैठे नेता उसका फायदा ले रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं और उसको भी अपना एक मुद्दा बना लेते हैं। इस नाटक में हमें यही बताया गया है कि सब कुछ एक चुनाव के लिए होता है, सब कुछ मुद्दे के लिए होता है और अपनी आप के बारे में सोचने के लिए होता है। यहाँ महाभोज का मतलब ये नहीं है कि बस खाना, वहाँ और अपनी राजनीति की रोटियां इस पर सेकते हैं। इस नाटक में यही दिखाया गया है कि आज सिर्फ और सिर्फ सत्ता का बोलबाला है, गरीब की कोई वैल्यू नहीं है। जो गरीब लोग होते हैं उनको पीड़ित किया जाता है और उनका उत्पीड़न होता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 13 नाटक। अब हमें जानना है कि इनको प्रकाशित वर्ष से इनको क्रम में कैसे लगाना है। इनको क्रम में लगाने के लिए पेपर में क्वेश्चन आता है। दोस्तों, नाटकों को क्रम में लगाना है हमें, इसलिए मैंने एक चार्ट टेबल फॉर्म में बनाई है, अपने खुद से बनाई है। मैंने बहुत मेहनत की है पीडीएफ बनाने के लिए। एक एक चीज मैंने आप लोगों के लिए सटीक जानकारी के लिए रखी हुई है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो दोस्तों, समझते हैं हम इसे। सबसे पहले यहाँ नाटक का नाम है और यहाँ लेखक और प्रकाशन वर्ष, ये सारा का सारा क्रम में है कि सबसे पहले कौन सा नाटक आया। तो सबसे पहले आया है नंबर 1, भारत दुर्दशा। भाटेन्दु हरिश्चंद्र जी का ये नाटक है जिसके लेखक कौन है, भाटेन्दु हरिश्चंद्र। ये 1880 में प्रकाशित हुआ है। दूसरा है आपका अंधेर नगरी, ये भाटेन्दु हरिश्चंद्र जी का नाटक है और ये 1881 में प्रकाशित हुआ है। तीसरा है हमारा स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद जी का ये नाटक है और 1928 में प्रकाशित हुआ है। चंद्रगुप्त, ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है और 1931 में ये प्रकाशित हुआ है। पांचवा है हमारा ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद जी का ये नाटक है, ये 1933 में प्रकाशित हुआ है। फिर आपका छठवा है आपका सिंदूर की होली, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है और 1934 में ये प्रकाशित हुआ है। सातवां है हमारा अंधा युग, ये धर्मवीर भारती द्वारा रचित है और ये 1954 में प्रकाशित हुआ है। आठवां है हमारा अंजू दीदी, ये उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित है और 1954 में ये प्रकाशित हुआ है। नौवां है हमारा आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश द्वारा लिखित है, 1958 में ये प्रकाशित हुआ है। अगला है हमारा नंबर 10, लहरों के राजहंस, मोहन राकेश द्वारा लिखित है, 1963 में ये प्रकाशित हुआ है। 11 नंबर है हमारा बकरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 1974 में ये प्रकाशित हुआ है। 12वां है हमारा एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष इसके कौन है, लेखक हैं, 1977 में ये प्रकाशित हुआ है। 13वां है हमारा महाभोज, मन्नू भंडारी और 1982 में ये प्रकाशित हुआ है। दोस्तों, ये थे हमारे पूरे 13 नाटक जिनको हमने क्रम से समझ लिया है।
इनके अंदर का सारा विवरण समझ लिया है, हमने इनके पात्रों के नाम देख लिए हैं, इनके प्रकाशन वर्ष देख लिए हैं, लेखकों के नाम देख लिए हैं। यहीं से प्रश्न भी बनता है। सारा का सारा डेटा मैंने आपको बहुत ही सटीक और संक्षिप्त रूप में दिया है, ताकि आपको कहीं ना भटकना पड़े, कोई बड़े बड़े खतरे वाले नोट्स आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपको सटीक जानकारी मैं दे रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये डेटा, ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो इस कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें भी बताइए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। इस पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम चैनल के से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में नई इकाई के साथ, नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर।